हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग 10th क्लास फिजिक्स पढ़ेंगे। देखिए, कुछ बात आप लोग को पहले बता दे रहे हैं कि इस फिजिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका नोट्स टेलीग्राम पर मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करके या तो आप लिख सकते हैं या तो प्रिंट करा सकते हैं। इसके अलावा पिछले कक्षा में जहाँ तक हम पढ़े थे उसको थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। फिजिक्स के प्रकाश का परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रतिबिंब का बनना हम पढ़े थे। एक तो प्रतिबिंब के प्रकार, प्रतिबिंब के प्रकार, एक वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा था काल्पनिक प्रतिबिंब। इसके कंडीशन को हम रिपीट कर दे रहे हैं और रिवीजन भी हो जाएगा आपका। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दा पर प्राप्त किया जाता है, पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वहीं काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दा पर नहीं प्राप्त किया जाता है, इसको पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब जब किरण के वास्तविक कटान से, किरण के वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक में क्या होता है, किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर, पीछे की ओर बढ़ाने पर बनता है। देखिए, वास्तविक कटान से बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, पीछे की ओर बढ़ाने से बनता है, इसी कारण इसको काल्पनिक कहते हैं। यानी कल्पना किया जाता है कि पीछे से कहीं किरण आ रहा है। बात समझे? ये आगे जब हम प्रतिबिंब का बनना पढ़ाएंगे अलग अलग, तो ये अच्छी से आपको समझ आएगी। उसके बाद बता रहे हैं, हम लोग पढ़े थे वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा, यानी प्रतिबिंब के हमेशा उल्टा बनता है। प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, किसके? बिंब के, यानी वस्तु के। ये हमेशा क्या होता है? सीधा बनता है, हमेशा सीधा। तो ये तो हम लोग पढ़े थे प्रतिबिंब के बारे में। क्या पढ़े थे? प्रतिबिंब के बारे में, यानी प्रतिबिंब कितना होता है। उसके बाद हम पढ़े थे समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब। समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उसको भी थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। समतल दर्पण, जैसे मानिए कि ये हमारा स्टैंड पर एक समतल दर्पण खड़ा है। ये क्या है? समतल दर्पण खड़ा है। जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर कोई बिंब, जैसे उस पिछले वीडियो में हमने मोमबत्ती बनाया था। तो इसका प्रतिबिंब, इससे तो मोमबत्ती जैसे जल रहा है तो बहुत से किरण निकलेंगे। कितना निकलेंगे? बहुत से किरण निकलेंगे। लेकिन हम यहाँ पर दो किरण को दर्शा रहे हैं, दो किरण को दर्शा रहे हैं। जैसे यहाँ से समझिए कि दो किरण निकली दो किरण। तो समतल दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस माध्यम से चली उसी माध्यम में लौट जाएगी, उसी माध्यम में लौट जाएगी। क्या होगी? उसी माध्यम में लौटेगी। एक ठो और किरण हम ले रहे हैं, जैसे यहाँ से, ये भी परिवर्तन के बाद लौट जाएगी। अब देखिएगा, तो ये किरणें इधर लौटी, इधर लगी। अब हमको जैसे प्रतीत होगा, इसको पीछे बढ़ाइएगा, इसको पीछे बढ़ाइए, इसको भी पीछे बढ़ाइए। तो
तो लगेगा कि हमको कि किसी दूसरे बिंदु से पीछे बढ़ाए हुए रेखा के बिंदु से आकर टकरा निकल रहा है। क्या हो रहा है? निकल रहा है। ई रेखा इधर से निकल रहा है, ई रेखा कहाँ से निकल रहा है? इधर। ये फैलते जाएगा देखिए इस तरह। तो लगेगा कि पीछे से निकल रहा है, तो यही बिंब बनता है। यही क्या बनता है? प्रतिबिंब बनेगा। बिंब का प्रतिबिंब। इसमें बताए थे जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। दूसरा था जितना दूरी पर उतना ही दूरी पर पीछे बनेगा। और इसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक। काल्पनिक। बिंब के बराबर प्रतिबिंब, यानी जितना हाइट उतना हाइट। दूरी दर्पण से, पूरा लिख नहीं रहे हैं, दर्पण से बिंब की दूरी लिख दीजिए। दर्पण से कैसे? दर्पण से बिंब की दूरी, तो दर्पण से बराबर होगा दर्पण के प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। तीसरा हो गया काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक बनेगा। अब काल्पनिक देखिए, यहाँ से किरण जो यहाँ से निकली, जो किरण लिए हैं जैसे ही, तो ये कहीं कट ना रही है। ये किरण निकली तो परिवर्तित होकर इधर चल जा रही है, ये किरण पर निकली परिवर्तित होकर इधर चल जा रही है। तो परिवर्तित होकर चल जा रही है तो पीछे इसका कटान बन रहा है। कहाँ पीछे बन रहा है? पीछे, दर्पण के पीछे। तो हम कल्पना कर रहे हैं कि पीछे कहीं ना कहीं कट रहा है, तो जहाँ कटता है ना वहीं प्रतिबिंब बनता है। बिंब का क्या बनेगा? वहीं प्रतिबिंब बनेगा, इसलिए काल्पनिक होगा। अगर यहीं वास्तविक में यही होता है कि जो किरण है वास्तविक एक जगह कटेगा, जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो वास्तविक हो जाता है। लेकिन यहाँ महसूस कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं दर्पण के पीछे से कहीं किरण निकल रहा है, यानी वहाँ से लगता है कि कटा हुआ है, इसलिए काल्पनिक प्रतिबिंब। अभी बिंब हम लोग को दिखता कैसे है? जैसे यहाँ पर आँख है, जैसे हम लोग खड़ा है तो यहाँ पर आई होगा, क्या हो जाएगा? आँख। आई हम लोग देखेंगे तो परिवर्तित किरणें आएगी तो पीछे से लगता होगा कि आ रही है, तो इसलिए प्रतिबिंब पीछे बनता है। इसमें बताए थे पार्श्व उल्टा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? पार्श्व उल्टा। पार्श्व उल्टा। इसका मतलब ये हुआ कि दाहिना भाग बायां दिखेगा प्रतिबिंब में, और बायां भाग दाहिना दिखेगा। तो ये लोग समतल दर्पण हम लोग पढ़े थे। इसके अलावा गोलीय दर्पण पढ़े थे। क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के दो भाग, अवतल और उत्तल। कौन कौन? अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण में कुछ शब्दावली होता है, उसको जानेंगे। जैसे ये हम समझिए कि गोलीय दर्पण हो रहा है, अगर इसका हम बाहरी भाग किस गोलीय दर्पण के किसी भाग के अगर बाहरी भाग कलई कर दे रहे हैं तो ये हमारा दर्पण बनेगा अवतल। कौन सा बनेगा? अवतल। अवतल दर्पण। वहीं गोलीय दर्पण का किसी गोलीय दर्पण का भाग के आंतरिक भाग अगर हम कलई कर दें, कलई मतलब रजित करना, उस दिन समझाए थे पिछला वीडियो में। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उस वीडियो को देख लीजिए। इसको उत्तल कहेंगे। कौन सा? उत्तल। उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण जिस केंद्र से खींचा गया होता है, जिस केंद्र से खींचा गया होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र। दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को, जैसे यहाँ से ही समझिए, यहाँ से यहाँ तक की दर्पण हमने लिया, काट कर निकाला, तो इसके मध्य बिंदु को
ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव, पोल, इसी को पोल क्या कहेंगे? ध्रुव या पोल। वक्रता केंद्र, और देखिए अभी हम लोग क्या क्या नहीं देखा। वक्रता केंद्र देखा, वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण जिस केंद्र से खींचा जाता है, जिस केंद्र से खींचा जाता है, जिसे सर्किल के जिसको जहाँ से खींचा जाता है उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव देखा, दर्पण के मध्य भाग को ध्रुव कहते हैं। उसके बाद वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव क्या? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को, ये हो गया वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? ये हो जाएगा आपका वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या। इसके अलावा देखे थे हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष को, ये प्रधान अक्ष, इसी को बोला जाता है मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को खींचे गए लाइन को, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को खींचे गए लाइन को, जैसे वक्रता के त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पोल हो तो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाले लाइन को मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष का ही भाग होता है कौन? वक्रता त्रिज्या। अगर इसमें अलग से लिखना है तो पूरा गोल है, क्या है? पूरा गोल है, तो इसको मुख्य अक्ष लिखा जा सकता है। इसको क्या लिखिएगा? जैसे आगे बढ़ रहा है तो ये मुख्य अक्ष, ये हुआ मुख्य अक्ष। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक तो भी वक्रता त्रिज्या, अगर फिगर में स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो इसको अलग से एक बनाया जा सकता है। जैसे ये भी तो पूरा त्रिज्या नहीं है, सर्किल खींचा गया तो क्या हो गया? त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ ना लिख के कहाँ लिखिए? यहाँ पर लिख दीजिए वक्रता त्रिज्या। ये भी वक्रता त्रिज्या होगा, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र और पोल को मिलाने वाले को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको अच्छे से समझना है। तो देखिए जैसे इसको हम अवतल दर्पण को बाहर निकाल लिए, अवतल दर्पण को बाहर जैसे निकाले तो मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का हो गया पोल, मध्य बिंदु पोल, जिसको पी से लिखते हैं। पोल को किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। वक्रता केंद्र को सी से लिखते हैं। वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? आर से लिखते हैं। तो पोल अब खींचा गया होगा तो इसके कहीं ना कहीं केंद्र होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, तो इस सी होगा। क्या हो जाएगा? सी। इसी को, केंद्र को पोल को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहेंगे। जो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या हो गया? मुख्य अक्ष। ये हो गया मुख्य अक्ष। केंद्र और पोल के बीच को, इसको त्रिज्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या आर। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या आर। तो हमने देखा कुछ शब्दावली को, इसको परिभाषा जो बोले हैं यही होगा। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? जैसे वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या होती है। अब वही हो गया आपका मुख्य अक्ष। वक्रता केंद्र तथा पोल से खींची गई लाइन को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। अब इसके आगे हम पढ़ रहे हैं, इसके आगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में देखिए फोकस, फोकस
इसको एफ से लिखते हैं, वो दिख रहा है अच्छा से दे। फोकस समझिए, फोकस हम अलग बना दे रहे हैं, छोटा हो गया थोड़ा सा। फोकस जैसे योगा उत्तल दर्पण, इसका कहीं ना कहीं केंद्र होगा, केंद्र से पोल को मिलाने वाली, केंद्र से पोल को मिलाने वाली रेखा, ये मुख्य अक्ष हो गया। क्या हुआ? मुख्य अक्ष। ये हो जाएगा केंद्र अक्ष, ये हो गया पोल। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण चले, मुख्य अक्ष के समानांतर जब कोई किरण चले दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर कट करता है, जिस बिंदु पर कट करता है उसे हम फोकस कहते हैं। दर्पण का क्या कहेंगे? फोकस बिंदु कहेंगे, एफ। क्या हो जाएगा? एफ। ये बात समझ आया सब किसी को? मुख्य अक्ष के समानांतर चली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु को कट करती है उसे फोकस या फोकसांतर या मध्यान या मंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकसांतर या नभांतर कहते हैं। फोकस, फोकसांतर, नभ या अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? नभ्यांतर कहते हैं। तो फोकस ऐसा करते हैं, समझ आ गया होगा। अब आगे हम पढ़ रहे हैं आपको फोकस दूरी। अच्छा, फोकस हो गया तो इधर बिंदु पता चल गया। अब फोकस दूरी बता दे रहे हैं। फोकस दूरी, फोकस बिंदु तथा पोल को, फोकस बिंदु तथा पोल को बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस दूरी, फोकस दूरी। अब आगे हम लोग को पढ़ना है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। इतना शब्दावली आप लोग याद रखिएगा, 2 बार 3 बार पढ़िएगा, समझ के पढ़ना है। समझ के पढ़िएगा, आराम से याद हो जाएगा। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। गोलीय दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। यानी क्या संबंध होता है? तो देखिए, गोलीय दर्पण तो 2 होता है, अवतल और उत्तल, अवतल और उत्तल। लेकिन हम एक का प्रयोग करके यहाँ पर सिद्ध कर दे रहे हैं, दूसरा भी सिद्ध हो जाएगा। तो एक का जब भी आपसे पूछेगा तो आपको ही थोड़े कहेगा कि दोनों से सिद्ध कीजिए, एक ही क्वेश्चन सिद्ध करना होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर ले रहे हैं आपका अवतल। अवतल लेकर सिद्ध करना इजी रहता है कि वो अवतल दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कल्पना करने से ठीक है कि वास्तविक में कोई काम किया जाए। क्या किया जाए? वास्तविक में अवतल दर्पण बनाया। अवतल दर्पण के यहाँ मुख्य अक्ष होगा। क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। इसका एक बिंदु हो जाएगा C, ये हो जाएगा पोल। अब बीच में हो जाएगा F, बीच में क्या हो जाएगा? F, बीच में क्या हो जाएगा? फोकस बिंदु। अब जब इससे कोई प्रकाश की किरण आएगी, जब कोई प्रकाश, मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश की किरण हम बना रहे हैं, प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराकर फोकस से होकर गुजरेगी। यही बताए हैं, मुख्य अक्ष के जब भी समानांतर कोई प्रकाश की किरण चलती है
मुख्य अक्ष के समानांतर जब भी कोई प्रकाश की किरण चलती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये बात आप लोग को एनी टाइम याद रखना है, फोकस से गुजरती है। अब सिद्ध करना है कि ये वक्रता केंद्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी को, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, फोकस दूरी कहाँ होता है, F से P तक। ये दोनों दूरी में क्या संबंध है, तो आइए हम इसमें कुछ लिख कर सिद्ध करना है। तो आता है कि संबंध सिद्ध कीजिए, संबंध का कीजिए, सिद्ध करिए। तो हम मान ले रहे हैं, जो बनाए हैं उसको मान के लिखना पड़ेगा। माना अवतल दर्पण में, हम अवतल दर्पण बनाए हैं, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद F से होकर गुजरती है। किससे होकर गुजरती है, F क्या है, फोकस से, F से गुजरती, F से क्या है, F से गुजरती है। तो ई तो जितना काम ई ऑटोमेटिक होता है। कोई किरण मारिएगा, आप एगो टच लेके मारिएगा, इस पर टच लेके मारिएगा, जैसे टच समझिए, मार्कर को मारिएगा तो जाएगा, टकराने के बाद परावर्तन के बाद F से होके गुजरेगा। अब सिद्ध करना है तो इसमें कुछ हम रचना करेंगे। जैसे रचना में क्या करना है, यहाँ से C से जहाँ पर परावर्तन हुआ है उसको हम मिलाएंगे, C से परावर्तन को मिलाएंगे। तो रचना में देखिए, इसको किरण का नाम दे दे, A-B जैसे दे दिए, ताकि दीजिए A-B। रचना में लिखिए BC को मिलाया, किसको मिला रहे हैं हम लोग, B और C को, BC को मिलाया, BC को मिला दिया। अब BC को जैसे मिलाइएगा तो यहाँ पर देखिए एक थीटा बनेगा, यहाँ से यहाँ तक ये कोण बन रहा है। तो इसको अगर हम थीटा मान ले रहे हैं, यानी थीटा के कोण बनेगा, तो ABC यानी कोण बना था, थीटा हो गया। तो इधर वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा होगा। देखिए याद कीजिए, हम बताए थे कि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराकर जब परावर्तित होता है तो उस पर खींचा गया अभिलंब द्वारा आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं, यानी ई दोनों बराबर होंगे। तो इस कारण ही बराबर होगा। तो आइए इसको हम लिख दे रहे हैं, मिलाया। इसलिए कोण देखिए, कोण ABC बराबर हो जाएगा कोण FBC, लिख लीजिए
एफ बी सी से, ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किस कारण, परावर्तन, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के कारण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के बराबर। इसमें देखिए लाइट कट गया, रुकिए, देखिए लाइट कट गया था, लाइट आ गया। यहाँ तक हमने देख लिया था चित्र में ई वाला, जैसे कोण ए बी सी, ए बी सी ये बराबर है कौन, एफ बी सी के। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के कारण। अब यहाँ पर देखिए इको जो लाइन है ए और बी, क्या है, ए बी, इस समांतर के चिन्ह दिया जाए, समांतर लाइन के, ई सी और पी के, किसके क्या समांतर है, सी पी के, यानी ई लाइन पूरा समांतर है। इस कारण चूँकि इस समांतर लाइन है, कौन लाइन है, समांतर लाइन लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए समांतर रेखा, तो लिखिए दिए हैं यहाँ पर, तो इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, नीचे लिखना पड़ेगा। चूँकि इस समांतर है इसलिए देखिए कोण ए बी, सुनिए ए बी और सी, यानी इस कोण का बात हो रहा है, किसका चर्चा हो रहा है, इस कोण का, ये बराबर होगा आपका कोण बी सी एफ के, किसके, इसके, एकांतर कोण। देखिएगा मैथ में पढ़े होइएगा, दो समांतर लाइनों को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, क्या करती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो उसके एकांतर कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण बराबर होगा। यही स्थिति यहाँ पर बन रहा है। देखिए दो समांतर लाइन है, और ये जो रेखा है लाल वाला जो रेड वाला दिया है, ये तिर्यक लाइन के काम करेगा, किसका काम करेगा, तिर्यक लाइन। तो इसलिए एकांतर कोण इसके क्या हो जाएंगे, इधर का लाइन, इधर का कोण और इधर का कोण बराबर हो जाएंगे। इसमें देखिएगा कोण ए बी और सी बराबर हो जाएगा कोण एफ सी बी, लिखिए एफ सी बी, इधर से लिख दिए एफ सी, किस कारण, एकांतर कोण होने के कारण, एकांतर कोण के कारण, किसके कारण होगा, एकांतर कोण के कारण। अब देखिए त्रिभुज बी सी एफ कहिए, अच्छा बी एफ सी त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ई वाला यहाँ से जैसे कि मार्कर हम जहाँ घुमा रहे हैं, यहाँ से ई वाला त्रिभुज, यानी बी से चालू करेंगे एफ तक, एफ से सी और सी से बी, यानी इस त्रिभुज को जहाँ पर हम हाथ रखे हैं, इस त्रिभुज को, त्रिभुज बी एफ सी, बी एफ सी में जब दो किसी भी त्रिभुज में जब दो कोण बराबर हो जाए, देखिए इसके बराबर ई हो गया तो ए भी क्या हो गया, थीटा हो गया, ई क्या हो गया, थीटा हो गया। बी एफ सी में ए भी थीटा, ए भी थीटा। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाता है, दो कोण बराबर हो जाए तो उसकी दो भुजाएं भी बराबर हो जाएगी। अब भुजाएं कौन सी बराबर होगी, जहाँ पे दोनों जिस भुजा पर त्रिभुज का जो कोण बना है, जैसे इस पर इस भुजा पर ई कोण बना है और इस पर यानी जो सटा हुआ है, क्या हुआ है, सटा हुआ है, तो सी से एफ ई बराबर हो जाएगा आपका एफ से बी के बराबर, एफ के बी के बराबर। तो हम वहीं लिखे हैं त्रिभुज बी एफ सी में, बी एफ सी में
कोण सी बराबर कोण बी हो गया, कोण सी बराबर कोण बी। इसलिए त्रिभुज इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु। जब दो कोण बराबर हो जाए तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु। इसलिए त्रिभुज समद्विबाहु होगा। क्या हो जाएगा, समद्विबाहु होगा। अतः बी एफ, भुजा भुजा लिख दीजिए, भुजा लिखिए। अतः भुजा बी एफ बराबर हो जाएगा सी एफ के। किसके बराबर, सी एफ के। बी और एफ बराबर हो जाएगा सी और एफ के। अब कल्पना थोड़ा कीजिए आप कि ये जो ए बी लाइन है, ए बी किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, अगर ये घसकते घसकते अगर वहाँ ना होकर इस मुख्य अक्ष के सन्निकट होता, मुख्य अक्ष के सन्निकट यानी खूब करीब होता है। ऐसा करीब की मतलब समझिए कि एक बिंदु का अंतर होता, एक बिंदु का अंतर होता, या इसी पर आ जाता, सन्निकट होता। तो ई बी, ए और बी पॉइंट, ये पूरा लाइन घसक के आके सी पी पर हो जाता। क्या हो जाता, सी पी पर होता। तभी तो ई कोण बराबर होता। तभी तो ई जितना नियम फॉलो अभी तक हम लिखे हैं सब नियम फॉलो करता, सब नियम फॉलो करता कि नहीं। तो यहाँ पर लिखना होगा, नीचे दिख रहा है, मिटाना पड़ेगा क्या जी, हाँ नीचे तो दिख रहा है। यहाँ पर लिख रहे हैं, अगर ए बी किरण, यही ना ए बी है, ए बी किरण मुख्य अक्ष के सन्निकट होता तो बिंदु बी बिंदु बी पी पर संपाती हो जाता। संपाती मतलब एक दूसरे पर बैठ जाना, क्या जाना, संपाती मतलब एक दूसरे पर बैठ जाना। बिंदु पी पर संपाती हो जाता, संपाती हो जाता। संपाती हो जाता है इस प्रकार। अब देखिए, इस प्रकार देखिए, जैसे संपाती हो जाता तो सी एफ तो यहीं रहता, लेकिन एफ ई बी है, धीरे धीरे ये तो त्रिज्या का काम कर रहा है। किसके का थी, फोकस जो जैसे यहाँ से देखिएगा तो धीरे नच कर आता, जैसे नज़दीक आता तो यहाँ पे चला था, ये बिंदु बी कहाँ चला था, यहाँ। तो एफ बी बराबर हो जाता क्या, एफ पी। कैसे बराबर होता है, इस प्रकार सी और एफ, इस प्रकार सी एफ बराबर हो जाता है किसके, एफ और पी। ये किसके बराबर हो जाता है, एफ और पी। एफ पी नीचे दिख रहा, एफ पी दिख रहा, लिखा जाएगा एफ पी। अब देखिए
सी से पी तक, सी से पी तक, ये आपका बोलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। एफ से पी तक फोकस दूरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फोकस दूरी बोला जाता है। तो वक्रता त्रिज्या आई हो जाएगा फोकस दूरी, यानी वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा। वक्रता त्रिज्या इसमें लिखेंगे तो गड़बड़ सड़बड़, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा वक्रता त्रिज्या आर, इस सी से कहाँ तक? यहाँ से लेकर ये पूरा, लेकिन वहीं आर जो जाता है, ये तो आर हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, लेकिन एफ जाता है छोटा दूरी, फोकस दूरी को छोटा एफ से लिखते हैं। बिंदुओं को बड़ा एफ लिखेंगे, लेकिन दूरिया को क्या लिखेंगे? छोटा एफ। ये दूरी को जो होता है तो यहाँ तक हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ तक। तो इस प्रकार देखिएगा आर का वैल्यू क्या हुआ? आर का वैल्यू जब ई बराबर हो गया तो आर बराबर 2f हो जाएगा। आर जो है यहाँ से सी से एफ तक, ये 2f, ई भी एफ हो गया, ये दोनों बराबर है तो ए भी एफ का काम करेगा। तो 2f बराबर क्या हो गया? आर। 2f बराबर आर। तो f बराबर निकालिएगा तो f यहाँ से 2 चल जाएगा कहाँ? भाग में। तो f बराबर r बटे 2, r बटे 2, f बराबर r बटे 2। तो यही संबंध होता है फोकस दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। फोकस दूरी और पूरा वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी ई हुआ, फोकस दूरी क्या हुआ? ई। अब वक्रता त्रिज्या पूरा सी से पी तक, फोकस दूरी एफ से पी तक, अब वक्रता त्रिज्या सी से पी तक। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधा होगा, ये बात याद रखिएगा। एफ बराबर आर बटे 2, एफ बराबर आर बटे 2, यही प्रूव्ड हुआ। क्या होगा? प्रूव्ड। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। जब आपको आ जाए सिद्ध करने के लिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध स्थापित कीजिए या संबंध बताइए। तो इसी तरह आपको सोल्व करना है। इसी तरह क्या करना है? सोल्व करना है। अब इसमें थोड़ा सा अगर आप लिखना चाहते हैं तो हम शुरुआत में लिखना है यहाँ पर, जैसे ए बी बाद में लिखें। भाषा जो लिख दिए थे ना, तब ए बी हमको ध्यान में आया कि हम ए बी जैसे नामकरण किसी को करना है, लिखने के लिए नामकरण करना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, माना अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर ए बी, क्या लिख सकते हैं? ए बी आती प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद एफ से गुजरती है, एफ से गुजरती है। सिर्फ यहाँ ए भी लिख दीजिएगा कि पता चल जाएगा हाँ इसी का बात किया जा रहा है। ना भी लिखते तब भी समानांतर मुख्य अक्ष के यही है। क्या है? मुख्य अक्ष के यही है। तो आगे हम लोग अब पढ़ेंगे इसके बाद अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? उसके बाद अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कितने प्रकार के बनता है, स्थिति क्या होगा, कैसा प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कीजिए जो पहली बार इसको देख रहे हैं।